नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल की जो हमारी कक्षा चल रही थी नौका विहार, उससे हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अपनी नौका को भी सत्वर भाव से बढ़ा ले चलते हैं। कल हमने आरंभ किया था सुमित्र नंदन पंत का जीवन परिचय हमने देखा था, और उनकी बहुत सारी चित्रावली भी हमने देखी थी सुमित्र नंदन पंत, और उसी क्रम में हमने उनकी एक रचना देखना आरंभ किया था नौका विहार। जैसे कि जानकारी दी कि काला काकार में उनके जो मित्र थे सुरेश सिंह जी, उनके साथ में वो नौका विहार के लिए रवाना होते हैं गंगा नदी में रात्रि के प्रथम प्रहर में, और किनारे पर काला काकार का राजमहल चमकता है। तो जो पहला हमने जो छंद पढ़ा था, पहला जो हमने कविता का भाग पढ़ा था, उसमें उस समय का जो वातावरण है, चांदनी रात का जो वातावरण है, प्रथम प्रहर का जो वातावरण है, ग्रीष्म ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो गंगा नदी वो अत्यधिक ही पतली हो चुकी है, तरवंगी हो चुकी है, दुबली हो चुकी है, जल राशि इतनी अधिक नहीं है, तो लेटी है शांत क्लांत निश्चल। और यहाँ तक हमने पढ़ा था कि और ऊपर आसमान लहरा रहा है, नीले रंग का आसमान लहरा रहा है, चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश के साथ में वहाँ पर बिखराता हुआ दशमी का चंद्रमा यहाँ पर कहा गया है। तो साड़ी की सिकुड़न है जिस पर शशि की रेशमी विभा से पर सिपटी है वर्तुर मधुर लहर। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे चांदनी रात का प्रथम प्रहर। जो चांदनी रात है उस समय, हाँ जी, चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर तीव्र बात है, त्वरा जो होता है उसका मतलब है तीव्रता। तो तीव्र भाव से वो नाव लेकर रवाना होते हैं सुमित्र नंदन पंत जी और उनके साथ में उनके साथी। सिकता की सस्मित सीपी पर, जिस ढंग से नाव की जो रवानगी वो तो उस चमक के साथ में होती है, जैसे गंगा नदी का एकदम चमकीला जो पानी है उसके अंदर नाव की जो रफ्तार है वो इस ढंग से प्रतीत होती है जैसे सिकता का मतलब होता है रेत की, रेत में पड़ी हुई कोई सस्मित सीपी। सस्मित का मतलब खुले हुए मुंह वाली जो मुस्कान है। तो सीपी जो जब खुलती है, फट पड़ती है, तो उसकी जो मुस्कान दिखाई देती है उसको सस्मित शब्द उसके लिए प्रयोग में लाया गया है। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। तो सीपी के अंदर जिस ढंग से मोती की जो चमक होती है, तो उसी ढंग से जो नाव है, नाव भी उस गंगा नदी में इसी प्रकार से रवाना होती है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। तो नाव की पाले उठाई जाती है और नाव की पाले चढ़ाई जाती है, ताकि वो गंगा नदी में जो हवा जो बह रही है उसके सहारे से नौका भी और तेज भाव से बहती रहे। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद कोमल भाव से, बहुत धीरे धीरे, मंथर मंथर, लघु तरणी, छोटी सी नाव जो वहाँ पर है, हंसनी सी सुंदर, और उसको हंसनी के समान उसकी उपमा दी गई है। देखिए हंसनी की सफ़ेद रंग की जो नाव थी तो उसको हंसनी कहा गया, एकदम छोटी सी नाव है और बड़ी ही सुंदर नौका वहाँ पर लग रही है, तिर रही, जैसे हंसनी जल में तिरती रहती तो उसी रंग से नाव भी उस पानी में तैरने लगी खोल पालों के पर, जिस रंग से हंसनी के जो पंख होते हैं। तो यहाँ पर उपमा दी गई है, पूरी तरह से हंसनी की बात कही गई, और जिस रंग से हंसनी के पंख होते हैं उसी प्रकार जो नाव के जो पंख है उसको पाल कहे गए हैं, कि पाल जब वो उठाती तब उसको तैरने में सहायता मिलती है। निश्चल जल के शुचि दर्पण। अब ये नाव में बैठ चुके हैं और नाव गंगा नदी के बीच में आ चुकी है। कैसा वर्णन करते देखिए, निश्चल जल के, अब पानी के अंदर ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव नहीं है, लहरें वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो जल के लिए कहा गया निश्चल जल, बिना हलचल के जो जल है उसके शुचि दर्पण, एकदम सफाई वाला जो पवित्र जल है, एकदम साफ जो दर्पण है, प्रतिबिंब के समान उस पर जो पुल दिखाई दे रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे कि कोई पुल है और पुल के नीचे जल लगा हुआ है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पुल है उस पुल का जो प्रतिबिंब है, मतलब जो तट है, तट का जो प्रतिबिंब है वो उस पानी में दिखाई देगा, तो लगेगा कि जो तट है वो दुगनी उसकी ऊंचाई हमें प्रतीत होने लगती है। जैसे 2 फीट अगर पानी से ऊपर का तट होगा तो जब वो पानी में उतना ही अंदर भी दिखाई देता है, तो 4 फीट का उसको दिखाई देने लगता है। तो इसके लिए कहा गया दुहरे ऊंचे लगते क्षण पर। तो रजत पुलिन निर्भर था, चांदी के रंग का जो पुलिन था। अब चांदी का रंग इसलिए क्योंकि उसमें चांदनी गिर रही है, तो रेत भरा जो पुल है वो चांदी का लगने लगा है। तो दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, एक क्षण भर के अंदर जो पुल है वो दुगना प्रतीत होने लगता है। और किनारे पर जो है वो काला काकार का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, अपने मन से अपने ही मन में निश्चित होकर कुछ विचार सा करता हुआ काला काकार के लिए कहा गया। और क्या कर रहा है, वो जो सोया हुआ है, क्योंकि देखिए एक तो निर्जीव आकृति है और निर्जीव आकृति में भी यहाँ पर एक भाव लाने की कोशिश की है। पलकों में वैभव स्वप्न सघन,
और जो एकदम निद्रित है अवस्था के अंदर है, क्योंकि गतिविधियाँ वहाँ की समाप्त हो चुकी है। दिन के समय तो बहुत सारी गतिविधि होती है राजमहल, क्योंकि रात्रि के समय जो राजमहल अपने ही वैभव के स्वप्न वहाँ पर देख रहा है। पलकों में वैभव स्वप्न सघन, नौका से उड़ती जल हिलोर। और जब नौका चलती है तो जो जल में है एक हिलोर सी उठती है, एक गति सी हो जाती है, एक चंचलता सी उस पानी में देखने को मिलती है। हिल पड़ते हैं नभ के ओर छोर। देखिए जैसे निश्चल पानी कहा गया, तो निश्चल पानी में जो आकाश है उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, पूरा पूरा नभ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जो आकाश है वो ऊपर तो है ही, साथ में आकाश, उस गंगा नदी में भी आकाश दिखाई देता है। तो जैसे वो नाव आगे बढ़ती है, तो नाव आगे बढ़ने से जल में एक गति होती है, तो जल में गति होने से जो प्रतिबिंब है वो एकदम सारे सारे हिल डुल जाते हैं। तो उसके लिए कहते हैं नौका से उड़ती जल हिलोर, हिल पड़ते हैं नभ के ओर छोर। तो जब जल में जो हलचल होती है, तो उसके चलते हुए तरंगों की वजह से आसमान भी हिलता हुआ प्रतीत होता है। उसका एक वास्तविक रूप से देखें तो हम प्रतिबिंब मिल रहा है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि हिल पड़ते हैं नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। आसमान में जो तारों के जो दल है उसको विस्फारित नयन कहा गया है। वो अपनी गति से टिमटिमा रहे हैं, यहाँ पर चौड़े नेत्रों से, एकदम खुली हुई आंखों से, वो निश्चल भाव से जो तारागण है वो ऊपर चमक रहे हैं। ज्योतित कर जल का अंत स्थल, और आकाश से चमकते हुए जो पानी का है, नीचे जो गंगा है उसको एकदम चमत्कारित मतलब प्रकाशित करते हुए जो तारक दल है वो विस्फारित नेत्रों से कुछ न कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। और देखिए कितना सुंदर दृश्य बताया कि ऊपर तारे चमक रहे हैं, और जो तारों का जो प्रतिबिंब है वो उस जल की लहरों में है, और जल की लहरें क्या करें एक दूसरे के ऊपर नीचे इस ढंग से गिर रही है, तो कभी जो प्रतिबिंब है वो एक दूसरे के नीचे ढक जाता है। तो उसके लिए कहा गया जिनके लघु दीपों को चंचल, जैसे कि कहीं पर जो घाटों पे होता है, तो घाटों पर एक पूजा के उपरांत दोने के अंदर छोटे छोटे दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। तो वो जिस ढंग से दीपक हिलते डुलते हुए जाते हैं, कभी लहरें उस पर आ जाती है तो वो दीपक गायब हो जाते हैं। तो उस ढंग से गंगा नदी की जो लहर है वो एक दूसरे के ऊपर गिर रही है। तो ऐसा लगता है कि आसमान में जो तारे हैं वो भी एक गायब होते हुए, निकलते गायब होते, इस ढंग से प्रतीत होते हैं। फिरती लहरें लुक छिप पल पल, पल पल के अंदर जो लहरें वो ऊपर नीचे आती है, उससे उसका प्रतिबिंब इस रंग से प्रतीत होता है कि जैसे जो दीपक है वो उस लहरों के अंदर चलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। सामने शुक्र की छवि जलमल, और शुक्र तारे के भी यहाँ पर कहा था, शुक्र तारा एकदम लाल रंग का जो तारा होता है उसके कहा गया है। सामने शुक्र की छवि जलमल, तैरती परी सी जल में कल, और उसको एक परी के समान बताया है, और परी की जैसे वो जल में ही अपने वस्त्र समेटती हुई सी लग रही है। रुपैले कचों में हो जल, रुपैले कच यानी लहरों के लिए कहा गया है, उसके कच यानी केश कहा गया है। उन गंगा नदी के केशों में ही वो आती है और वो ओझल सी हो जाती है। और आसमान में जो चांद निकला हुआ है, और जो चांद है वो दशमी का चांद है। तो दशमी का चांद क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, उसका पूरा आकृति उसमें दिखाई नहीं देती है, लगभग 60-70% वो चांद दिखाई देता है। तो उसके लिए कहा गया है लहरों के घूंघट से जुग जुग। तो लहरें हैं उसमें वो जो चंद्रमा है वो वैसे भी टेढ़ा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नायिका अपने घूंघट से चुपके से झांक रही हो। मुग्धा कहा गया, उसमें एक मुग्धा नायिका कहा गया है। दशमी का शशि निजी तिर्यंक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। जब लहरें आती है और लहरों के जो प्रतिबिंब है, लहरों में जो प्रतिबिंब है उसमें दशमी का चांद जो टेढ़ा मुंह वाला ऐसा दिख रहा है, जैसे कोई मुग्धा नायिका थोड़े देर में आकर अपना मुख दिखलाती है और एक तरह से ओझल हो जाती है। अब देखिए साहब, वो जो नाव है वो चलती चलती गंगा की बीच धार में आ गई है। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। चांदनी का कगार जो तट था वो एकदम छिप सा गया, गायब हो गया, वो तट अब दिखाई नहीं देता। नाव बिल्कुल गंगा के बीचों बीच आ गई है। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर। अब जो नाव गंगा के बीच में आ गई है, तो वो जो दोनों तट है वो उस गंगा के दोनों हाथों के समान प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो जो दोनों तट है, गंगा तो बीच में लेटी हुई है, और गंगा के जो दोनों हाथ है वो दोनों तटों के लिए इसमें कहा गया है। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। ऐसा लगता है कि ये जो दोनों हाथ है गंगा के, यानी जो दोनों तट है वो आपस में आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हो। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो मालाओं के समान लगती है, जो तट है उस पर जो माला ऐसी लग रही है, लगती भ्रू रेखा सी अराल, जैसे भ्रू रेखा सी लग रही है, जैसे उसकी भुहें ऐसी लग रही है। दूर जो क्षितिज है उसके अंदर वो जो पेड़ पौधे की जो माला है वो इस रंग से प्रतीत होती है। अपलक नभ नील नयन विशाल, और आसमान में जो आकाश है वो
नीले रंग का जो आकाश है वो ऐसा लगता है पूरा पूरा एक विशाल नेत्र है जो निरंतर उस गंगा को एक नज़र से देख रहा है। और इसमें एक और वर्णन किया गया है कि जो गंगा नदी की जो धारा है उसमें एक द्वीप है, एक छोटा सा जो टापू है, तो उसके लिए कहा गया है कि गंगा जो नदी है वो तो माँ का उर हो गया, माँ का आंचल हो गया, और उसके अंदर एक छोटा सा जैसे शिशु लेटा होता है, उसे एक टापू सा अड़ा हुआ है, एक बीच में एक टापू सा पड़ा हुआ है, उसके लिए कहा गया है माँ के उर पर शिशु सा, छोटे से बच्चे के समान समीप उस गंगा नदी के धारा के ही समीप सोया धारा में एक द्वीप, एक छोटा से द्वीप उस धारा में सोया हुआ, और वो क्या कर रहा है, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, प्रतीप का मतलब उल्टा, तो जो उर्मिल प्रवाह है, लहरों वाला जो प्रवाह है, उसको प्रतीप यानी उल्टा करता हुआ, कि वो धारा के बीचों बीच आ गया, जो धारा इस जंग से बह रही थी उसको थोड़ा सा रोकता हुआ, उस धारा को विपरीत करता हुआ सब वहाँ पर अड़ा हुआ है। और आकाश में एक और नई गतिविधि दिखाई देती, एक रात के समय एक पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है, तो पंत जी उसके बारे में विचार करते हैं, एक प्रश्न सा पूछते हैं, वह कौन विहग, अरे वो पक्षी उड़ रहा है वो कौन है, और फिर वो खुद उसका उत्तर देते हैं, क्या विकल कोक उड़ता हर ने निज विरह शोक। अब यहाँ पे जो चकवा और चकवी जो पक्षी है वो रात्रि के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो जो उसके मन में जो विरह शोक आया है तो वो खुद उत्तर देते हैं कि शायद कोई ये कोक पक्षी है, कोई चकवा पक्षी है जो अपनी विरह शोक को हरने के लिए, हरने निज विरह शोक, अपने विरह शोक को समाप्त करने के लिए उड़ता हुआ चला जा रहा है। और क्या देख रहा है, पानी में खुद की ही छाया देखता है, तो उसके लिए कहता है छाया की को विलोक, पानी में खुद की ही छाया को देखकर ऐसा लगता है उसको कि भाई उसकी कोकी है, तो उसको देखते हुए उस गंगा नदी के सहारे गंगा नदी के ऊपर ऊपर वो उड़ता हुआ चला जा रहा है। अब खूब सारा वर्णन हो चुका है, नाव भी खूब से घूम चुकी है, तो उन्होंने पूरा नौका विहार कर लिया, आनंद के साथ में कर लिया, दृश्य देख लिए, द्वीप देख लिए, तट देख लिया और घूमती हुई जलधारा देख लिए। तो अब वो क्या करते हैं, नाव को फिर से घुमाते हैं और फिर से लौटते हैं तट की तरफ। तो प्रतनु भार, प्रतनु का मतलब होता है हल्के भार की, तो पतवार घुमा, जैसे पतवार घुमाते हैं तो जो प्रतनु भार की होती है, हल्के भार की जो नाव होती है, नौका घूमी विपरीत धार, तो नौका विपरीत धार घूमती है, जैसे एक बार उसको पतवार घुमाते हैं और पतवार घुमाती है जो बिल्कुल हल्के भार की किनारा, नौका जो थी वो ज़्यादा वजन वाली नहीं थी, वो छोटी सी नौका थी, तो जैसे वो पतवार को घुमाते वो नाव घूम पड़ती है और वापस वो उस तट की तरफ रवाना हो जाते हैं। डांडों के चल करतल प्रसार, करतल यानी हाथों की हथेलियाँ, डांडों को उस नाव की हथेलियाँ कहा गया, हाथ कहे गए हैं, तो हाथों को फैलाती वो नाव बढ़ चलती है, भर भर मुक्ता फल फेन प्रसार। अब जैसे वो जो डांडे चलते हैं, जैसे नाव है, नाव के दोनों तरफ जो है वो डांडे लगे हुए, पतवार लगी हुई, तो जब वो पतवार इस जंग से पीछे की तरफ जाती है तो इसके ऐसा कहा गया है कि जो झाग उठ रहे हैं, झाग को मोतियों का फल कहा गया, और मोतियों का फल जो झाग है तो उसको बिखराती हुई जिस ढंग से जो बाहें हैं वो इस ढंग से चल रही है, जा रही है, और बहुत सारे मोतियों के ढंग से उस नाव को आगे बढ़ाती हुई, और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे मोतियों को फल को पीछे पीछे सरकाते हुए बढ़ रहे हैं। बिखराती जल में तार हार, ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों के हार बिखराती हुई से वो नाव आगे से आगे बढ़ रही है। चांदी के सांपों की रलमल नाच इत्यादि रश्मियाँ जल में चल, और चांदी के सांप लहरा रहे, जैसे लहरें बढ़ रही है तो उसको चांदी का सांप कहा गया लहरों को, रेखाओं से खिंच तरल सरल। और आगे कहा कि लहरों की लतिकाओं में खिलते, को प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पर बहुत सारी उपमाएं काम में ली गई है। तो अब वो जो लहरें इतनी है, जैसे 100 लहरें, तो हर लहर में एक एक चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए कहा गया 100 उड़ू दिखाई दे रहे हैं, 100 नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, तारे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहा गया उसके लिए, लहरों की लतिकाओं में खिल 100 शशि, 100 चांद दिखाई दे रहे हैं, 100 उड़ू झिलमिल, और छोटे छोटे तारे वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, झिलमिल होते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं। फैले फूले जन्मे फैनिल, उस झागों के बीच में बहुत सारे झाग, तो हर झाग के अंदर एक चंद्रमा, हर झाग में तारागण इस ढंग से दिखाई देते हैं। फैले फूले जल में फेनिल, और फूल के समान उसमें बताया कि जैसे फेनिल हो रहे हैं, झाग के अंदर बहुत सारे फूल खिल रहे हैं वहाँ पर। अब उथला सरिता का प्रवाह, अब धीरे जैसे जैसे वो किनारे पर आते हैं, जो सरिता का जो प्रवाह वो उथला हुआ प्रवाह आने लगता है, मतलब कि अब जैसे ज़मीन आने लग गई है तो सरिता का प्रवाह कम हो जाता है, जो नदी है उसका प्रवाह कम होने लगता है, अब ज़मीन की तरफ आने लगे हैं तो थोड़ा उथला हुआ होने लगता है। लग्गी से ले ले सहज था, लग्गी यानी जो डंडा था उससे थोड़ा सा लगाते हुए, स्पर्श करते हुए नाव को वो किनारे पे लेते हैं। हम बड़े घाट को सहोत्साह, अब बड़ा उत्साह के साथ में वो नाव से उतरते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो जो लगती है नाव पार उर में आलोकित शत विचार, अब ये देखिए विचारक की भूमिका में आ गई है, जैसे जैसे नाव पार होती है, जैसे जैसे नाव से वो किनारे पे लगती है, तो पंत की जी के मन में एक और विचार आने लगता है, उर में आलोकित शत विचार, 100 विचार मन में आने लगते हैं, हृदय में, उर का मतलब हृदय, आलोकित यानी चमकते हैं,
हृदय में 100 विचार चमकते हैं। और क्या विचार चमकते हैं? जो सृष्टि जो क्रम है, जन्म मरण का जो क्रम है, वो विचार उनके मन में आने लगता है। इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम। तो वो बताया कि जैसे कि ये नदी की धारा बह रही है, उसी ढंग से जो जीवन जो धारा है वो भी निरंतर बहती रहती है। मतलब जीवन धारा का साथ में साम्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं गंगा नदी की धारा से। इस धारा सा ही, और वास्तव में सत्य भी यही है कि जो जीवन धारा है उसमें न जाने कितने प्राणी, कितने लोग हैं, तो उसी ढंग से जिस ढंग से नदी में न जाने कितने जल के कण हैं, उसी ढंग से ये जीवन के कण भी निरंतर बढ़ते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, निरंतर शाश्वत क्रम है। जिस ढंग से ये धारा शाश्वत है, गंगा नदी के द्वारा शाश्वत है, निरंतर बने रहने वाली, समाप्त नहीं हो सकती, उस ढंग से जो जीवन का क्रम भी वो भी शाश्वत है। इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति, ये जो गति है वो भी शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होने वाली है। शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत रजी का शशि का ये रजत हाथ, चमकते हुए जो चंद्रमा है उसका जो चांदनी की हंसी है, उसका शाश्वत विकास यहाँ पर बताया गया। शाश्वत लघु लहरों का विलास, ये सब कुछ शाश्वत बताया गया है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। प्रकृति से प्रेम भी बताया गया और साथ में अपना विचार भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। हे जग जीवन के कर्णधार, अब वो ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। कर्णधार यहाँ पर परमात्मा के लिए काम आया कि हे जग जीवन के कर्णधार, जग जीवन के जो कर्णधार है, जग जीवन को जो चलाने वाले हैं परमात्मा, चिर जन्म मरण के आर पार, हर जन्म मरण के आता है, जन्म से पहले मृत्यु के बाद में जो समय आता है वो परमात्मा का समय आता है। शाश्वत जीवन नौका विहार, इस संपूर्ण जीवन को ही एक नौका विहार सिद्ध करते हैं सुमित्रानंद पंत, और प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जब तक वो चल रहे थे तो वो अपना अस्तित्व ज्ञान ही भूल चुके थे, और अस्तित्व ज्ञान तो यही कहता है कि ये जीवन शाश्वत है, निरंतर बहता हुआ है। और जब वो नौका में घूम के आए थे तब जाने के बाद में उनको वास्तव फिर से अस्तित्व ज्ञान उनको याद आता है पंत को। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। और ये जीवन का शाश्वत प्रमाण यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि जिस ढंग से धारा का एक क्रम है, जहाँ धारा एक शाश्वत ढंग से बहती रहती है, उसी ढंग से ये जो जीवन का क्रम है वो भी बिल्कुल शाश्वत है। करता मुझको अमृत उदान। और अब तक तो वो कभी उनको मृत्यु का भय था, लेकिन जैसे मन में ये विचार आता कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है, आत्मा का भी एक शाश्वत गति है जो निरंतर बढ़ती रहती है, बदलती रहती है, अलग अलग रूपों में आती रहती है, मृत्यु के बाद में भी जीवन होता रहता है, तो उनके मन में भी एक अमृतत्व का भाव आ जाता है कि भाई मेरी मृत्यु यानी मेरी आत्मा की मृत्यु भी कभी भी नहीं हो सकती। और प्रकृति की गोद में हम जब भी जाते हैं तब ऐसा ही अनुभव हम निश्चित तौर से करते हैं। तो ये जो कविता ली गई है वो रश्मिबंध काव्य संग्रह से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने कविता पढ़ी है वो आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। एक बार आप फिर से देखिएगा इसको। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। कोई प्रश्न हो तो अवश्य लिखिएगा और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आते हैं खंड, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अंतिम रूप से जो आया है ये वाला, ये जो छंद है शाश्वत नभ का नीला विकास, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस धारा सा ही जग का क्रम, यहाँ से लेते हुए अमृत द्वान। इसकी आपके लिए ये प्रश्न है कि इसकी आप व्याख्या करके जो भी लिखकर एक पृष्ठ पर लिखकर एक व्हाट्सएप मुझे करेंगे तो मैं अच्छे ढंग से उसको देख पाऊँगा। धन्यवाद बहुत बहुत। इस ढंग से आप वीडियो से जुड़े रहिएगा और इसके सारे अपना अध्ययन करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।